इंडिया की इमेज को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो पहुंचा है इलीगल इमिग्रेशन से, जिस प्रोसेस को डंकी भी कहा जाता है। झूठ बोला जाता है कि आप 21 साल से कम हो तो आप एडॉप्शन का केस लग सकता है। हम यूएस में ऐसे जानते हैं बंदों को, सिटीजन है, कपल है, 18 साल का था, मिसगाइड कर दिया कि डंकी रूट से आप चले जाओ। तो 6 बस करके है, वहाँ पे कोई भी कार क्रैश का आता है ना, तो वहाँ पे उस सिटी का, जिस सिटी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उस सिटी का नाम होता है कि ये गाड़ी उस सिटी से होगी। और वो सिटी का, उस सिटी में रहता कौन है? इंडियन। कोई गाड़ी होगी, थक गई, अंदर का नहीं दिख रहा है या गलत चला रहा है, कौन हो सकता है? गैस करो। इंडियन 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 इंडियन। लेकिन 15 साल टीनेज से निकला, तब से लेके 32-33 साल तक का सारा एज फ्रेम था, वो सारा का सारा इसी में गया। यार देख, मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यू अर्न योर स्टीरियोटाइप्स। यार तू ये देखना, दिवाली कितना खूबसूरत हमारा एक त्यौहार है, ठीक है, इतना खूबसूरत त्यौहार है, ठीक है। अब तू इसकी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन देख। सिटी कहती है मल्टी कल्चरल सिटी है, कहते हैं कि 10:30 बजे पटाखे मत फोड़ना, बंद कर देना यार, खत्म, क्योंकि और लोग भी हैं, उनकी दिवाली थोड़ी है यार। ये भाई सुबह 4 बजे तक पटाखे, और अब तू देख, इसमें दिवाली का नाम बदनाम हुआ। 3 दिन तक कैनेडियन इंटरनेट पे जो इंडियन कम्युनिटी का मजाक बना। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया सबसे हेटेड कंट्रीज में से एक है। हमारे खिलाफ जितने स्टीरियोटाइप्स हैं, शायद ही उतने किसी और कंट्री के खिलाफ होंगे। इन स्टीरियोटाइप्स में ऐसी चीजें आती हैं कि इंडिया के अंदर घरों में टॉयलेट्स नहीं है, इंडियंस शावर नहीं करते, इंडियंस कॉल सेंटर में सिर्फ स्कैम करते हैं, और इंडियंस के अंदर से एक अबसर्ड स्मेल आती है, और आए दिन इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में रेसिज्म का सामना भी करते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडियन ब्लॉगर को साउथ कोरिया में ब्राउन स्किन की वजह से रेशियली अब्यूज किया गया। कुछ साउथ कोरियन क्लब्स में इंडियंस की एंट्री अलाउड नहीं है, और पूरा वर्ल्ड इंडियंस को एक इंफीरियरिटी की नजरों से देखता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने अभी तक मैं बोला नहीं था, लेकिन कई जगह मैंने लिटरली फील किया है। आपको चीजें समझ आ जाएंगे जिस हिसाब से आपको बंदे देखते हैं। इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन भी एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में की जाती है। अगर हम किसी हॉलीवुड मूवीज में इंडियन कैरेक्टर की बात करें तो यूजुअली एक हैवी और फनी एक्सेंट के साथ उन्हें दिखाया जाएगा, और इंटरनेशनली इंडिया की इमेज को सिर्फ इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ स्लम्स हैं और इंडिया की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर, जिस मूवी को 8 ऑस्कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि इस मूवी में इंडिया को सिर्फ उसी तरीके से दिखाया गया है जैसा कि इंटरनेशनली लोग इंडिया के बारे में सोचते हैं। और ओरिजिनली ये एक इंडियन मूवी भी नहीं थी, इसे एक अमेरिकन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, और इसके लीड्स में भी इंडो अमेरिकन एक्टर्स थे। इंटरनेट पे इंडियंस को हेट करना और फॉरेन में रह रहे इंडियंस को हैरेस करना, ये आजकल काफी कॉमन बन चुका है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इंडियंस के खिलाफ ही ये हेट क्यों? क्या इसमें सिर्फ इंडियंस का और उनकी लैक ऑफ सिविक सेंस का फॉल्ट है, या फिर इसका कोई हिस्टोरिक रीजन भी है? ये सब्जेक्ट पे बात करना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि हमारे देश के लाखों लोग हर साल माइग्रेट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। 1834 से ही ब्रिटिशर्स साउथ अफ्रीका, फिजी और मॉरिशस जैसी अपनी कॉलोनीज में इंडियंस को एज अ फोर्स लेबर भेजने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे हम इंडिपेंडेंट हुए और लोगों का देश से माइग्रेट करना एक ट्रेंड सा बन गया है, वो भी बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और लाइफस्टाइल के लिए। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस का सबसे बड़ा डियास्पोरा है जो अपने देश से बाहर रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2011 से 2023 के बीच 10,75,000 इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर करके किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली, और अकेले 2022 में ये नंबर 2,25,000 था। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो सिर्फ 2024 में जनवरी से जुलाई तक 13 लाख स्टूडेंट्स दूसरे देशों में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, और 2022 में ये नंबर सिर्फ 7 लाख हुआ करता था। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये भी पता चलता है कि 90% स्टूडेंट्स जो इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कॉइन स्विच के बारे में। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है, और इसी के साथ बिटकॉइन और भी तेजी से बढ़ रहा है। अब अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो अभी जाओ और डाउनलोड करो कॉइन स्विच, जो है इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, जहां पर बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज, शिबा इनू और ऐसे ही कई क्रिप्टो को बाय और सेल कर सकते हैं। और इसी के साथ कॉइन स्विच पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जहां आपको मिलती है लोवेस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अप टू 25% लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है ट्रेड करने के लिए तो यू कैन ट्रेड अप टू 25,000 रुपीज। प्लस अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% फी रिबेट, मतलब आप अपनी फीस सेव करोगे। कॉइन स्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रस्ट दिखाया है। और इनका एक जबरदस्त फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा एश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ। यहाँ टॉप ट्रेडर्स आपके बिहाफ में ट्रेड करते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइन स्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक, और पहले 30 दिन के लिए 0
ट्रेडिंग फीस, और कॉइन स्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किए जाते हैं। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, तो जाओ और अभी डाउनलोड करो। तो आखिर आज फॉरेन नेशंस में इंडियंस की रेपुटेशन कैसी है और इंडियन को किस लेवल तक स्टीरियोटाइप किया जाता है, और जो लोग फॉरेन नेशंस में रहते हैं वो क्या फील करते हैं। मैं यूएस में हूँ। भाई मैं कनाडा में रहता हूँ, ओंटारियो प्रोविंस में, और ब्रैम्पटन। पहले दिन ही था, मैं और मेरा रूममेट हम बाहर खाना खाने के लिए निकले थे, तो एक होमलेस बंदा बाहर खड़ा था, तो वो हमें बुलाने लगा, एक्सक्यूज मी ब्रदर, एक एक्सेंट में, ठीक, जो हमारे साथ एसोसिएट करते हैं। हेवी एक्सेंट इंडियंस का जो हेवी एक्सेंट, हाँ हाँ, तो वो आर थोड़े ज्यादा एक्सटेंड करके बोलना, जो हमारे साथ एसोसिएट होता है। वो हमारे पीछे आता रहा, उसे शायद हमसे पैसे चाहिए होंगे। जब उसे लगा कि हम उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो उसने मतलब हमारी तरफ जोर से चीखा, हमें मिडिल फिंगर दिखाई और बोला वेलकम टू अफगानिस्तान। तो उसे शायद लगा कि अब शायद, और एक और बार हुआ था, पर वो अमेरिकन नहीं था, वो एक आयरिश एक्सचेंज स्टूडेंट था। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जा रहे थे, उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो, मैंने उसे बताया मैं इंडिया से हूँ, तो वो बांग्लादेश बोलने लगा, क्योंकि उसे लगा हुआ कि सब सेम है। और फिर उसने वो पंजाबी एमसी का वो मुंडिया तो बच के रही, उसकी सड़ी सी ट्यून में मुझे बोला कि तूने ये गाना सुना है क्या। मैं उस वक्त तो उसके मुंह पे हंस दिया, लेकिन उसके साथ एक बंदा था जो कि अगेन न्यूजीलैंड से था, एक्सचेंज स्टूडेंट था। ही वॉज वेरी लाइक कंसिडरेट। उसने उसे रोक दिया बीच में कि थोड़ा अपनी हद में रह, ये तू थोड़ा रेसिस्ट हो रहा है करके। ये 3 इंसिडेंट्स है। बाकी मेरे स्टेट में मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हम जब भी कुकिंग करते थे तो हमारे बगल में जो लेडी रहती थी, उसने हमारी कम से कम 5 बार कंप्लेंट की है कि इनके खाने से स्मेल आती है। तो अब मैं उसके लिए इन्हें भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि कुछ टाइम के बाद, जैसे जिन कपड़ों में मैं सपोज अगर मैंने इस शर्ट में कुकिंग की है अपने देसी स्टाइल की, और ये पहन के मैं किसी पब्लिक स्पेस में चला गया, और मेरा स्टेट मोस्टली वाइट डोमिनेटेड है इधर, और कोई ज्यादा रेसेस इतनी आपको दिखेंगी नहीं, मतलब कम है। तो मैं बाहर चला गया किसी पब्लिक स्पेस में, तो मुझे भी वो अलग से गरम मसाले की स्मेल आ जाती है अपने से। तो वो मैं इन्हें ब्लेम नहीं करता, लेकिन टू मेक इट दैट एविडेंट, थोड़ा नए नए लोगों के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है कि अगर उनके मुंह पे कोई बोले कि तेरे से बदबू आ रही है। और ये स्टीरियोटाइप आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत चलता भी है कि इंडियंस को ओल्ड स्पाइस की बोतल दे देते हैं ये लोग, वो मीम्स बनाने के लिए कि आपसे स्मेल आती है करके, ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप्स बनाने में सोशल मीडिया और इंटरनेट रोल प्ले करता है, लेकिन कुछ स्टीरियोटाइप्स ऐसे भी हैं जो इंडियंस ने अपने एक्शन से अर्न करे हैं। लेकिन डिल्यूजन में कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। इस चीज को और डीपली जानने के लिए हमने इसे शांत पराशर से डिस्कस किया, जो ऑलमोस्ट 5 साल से कनाडा में रहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, तो इमिग्रेशन में भी सबसे ज़्यादा नंबर्स हमारे ही होंगे ऑब्वियसली। माइग्रेशन के नंबर्स में ज़्यादा है, हमारी कम्युनिटीज़ भी बड़ी हैं। फिर व्हेन यू कंपेयर इट विद द जापानीज़ कम्युनिटी, अगर कोई माइग्रेंट तुम्हें दिख जाएगा, कोरियन कम्युनिटी या चाइनीज़ कम्युनिटी, चाइनीज़ की भी बड़ी है। अब इन कम्युनिटीज़ से ना स्टीरियोटाइप्स आते हैं, तो यहाँ से स्टीरियोटाइप्स अब 2 तरह के हैं यहाँ पे इंडियंस के स्टीरियोटाइप्स नॉर्थ अमेरिका में। नंबर 1 स्टीरियोटाइप है तेरे को बड़ी से बड़ी जॉब्स में, वाइट कॉलर जॉब्स में, CEO, CFO, अकाउंटेंसी, IT, वी रूल एवरीथिंग, राइट। मतलब तू बड़े से बड़े बैंक में चला जा, तेरे को इंडियंस टॉप पोस्ट पे मिलेंगे। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चला जा, तेरे को इंडियंस टॉप डॉक्टर्स मिलेंगे, सर्जन्स मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एवरी इंडियन शुड बी प्राउड अबाउट इट। बट ये लेस इन नंबर्स हैं, अब एटलीस्ट ये लेस इन नंबर्स होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, आज से 15, 20, 25 साल पहले की जो माइग्रेशन थी, जो पढ़े लिखे थे या तो वो माइग्रेट करते थे, या तो जो बेचारे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, उनके पास ज़्यादा नहीं है कुछ, एक आखिरी मौका है, बाहर जाके कुछ कर ले तो कर ले, वो लोग आके उदंडी नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। तू मानेगा हर्ष, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 20-25 साल यहाँ पे पहले माइग्रेट करे और उन्होंने ट्रक चलाने शुरू किए थे, आज उनके $multi-million बिजनेसेस हैं। और वो लोग भी यही बताते हैं कि अब की जो पीढ़ी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं, इनके पेट भरे हुए हैं पहले से ही। इनको लगता है कनाडा में आके पता नहीं क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेहनत को ना ये अपने दिमाग से निकाल देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनकी इंग्लिश बिल्कुल टूटी हुई थी, 20-25 साल पहले आए, लेकिन उन्होंने सीखी इंग्लिश आके, उन्होंने असिमिलेट होना सीखा। उनके गोरे सर्कल थे, चाहे वो टूटी हुई इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि बाहर सामान नहीं फेंकना, गंद नहीं मचाना। हमारा त्योहार है तो खाली हम ही नहीं रहते गली में, गोरा भी रहता है। रात के 10:30 बजे तक हमारे को नहीं करना, बम पटाखे दिवाली के दिन नहीं फोड़ना। ऐसी ओंटारियो में एक जगह है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पूरा गढ़ है इन चीज़ों का, ठीक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा हमारे स्टीरियोटाइप आते हैं कनाडा में एटलीस्ट। वहाँ पे इंडियंस की मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडियंस ही हैं उस पूरी कम्युनिटी में, इंडियंस ही हैं। और वो कम्युनिटी किसी टाइम पे जानी जाती थी, आज से 25-30 साल पहले, टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लिवेबल एरियाज़, जहाँ पे रईस रहते थे सारे के सारे। अब वो जेंट्रीफाई हो चुका है और वहाँ पे तेरे को लाइसेंस बिकते हुए मिल जाएंगे, खरीद लेते हैं लोगों को। 10 दिन नहीं हुए लैंड करे, तू मानेगा मैं 3 बार यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट में फेल हुआ था। यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट टफ होते हैं,
ठीक है। और हम जो इंडियन ड्राइविंग करते हैं ना, वो बहुत बहुत अलग ड्राइविंग है है। जो नॉर्थ वो- अमेरिका में ड्राइविंग होती है। हाँ एग्जैक्टली हाँ। यहाँ पे वो लोग आते हैं, फेल हो गए, अगले दिन जाके कहीं ऐसे ऐसे गढ़ बना रखे हैं, ऐसी दुकानें बना रखी हैं जहाँ पे आप $500-1000 दो, $1500 दो, आपको कार लाइसेंस आ जाएगा, आपका फेक लाइसेंस बन के। जो आज से 20-25 साल पहले अनहर्ड था, होता ही नहीं था। रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाएंगे भाई। सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप देख, कोई गाड़ी अगर ठुकती है ना कहीं पे, तेरे को पता है, जैसे जैसे इंडियन इंटरनेट है, ऐसे कनेडियन इंटरनेट होता है, ऐसे ही हर कंट्री का अपना इंटरनेट एक वो डायस्पोरा होता है। अगर कोई भी रील आती है ना, तो एक पेज है यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, 6 बस करके नाम है उसका, टोरंटो का पेज है वो, 6 बोलते हैं टोरंटो को। तो 6 बस करके है, वहां पे कोई भी कार क्रैश का आता है ना, तो वहां पे उस सिटी का, जिस सिटी का मैं नाम नहीं ले रहा, उस सिटी का नाम होता है कि ये गाड़ी उस सिटी से होगी। अच्छा, तो वो भी एक स्टीरियोटाइप बन गया कि वहीं ये गंदी वहीं से आ रही है ये। हाँ, और वो सिटी का, उस सिटी में रहता कौन है? इंडियन। कोई गाड़ी होगी, ठुक गई, अंदर का नहीं दिख रहा है या गलत चला रहा है, कौन हो सकता है? गेस करो। इंडियन 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 इंडियन। यार देख, मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यू अर्न योर स्टीरियोटाइप्स। यार तू ये देखना, दिवाली कितना खूबसूरत हमारा एक त्यौहार है, ठीक है, इतना खूबसूरत त्यौहार है, ठीक है। अब तू इसकी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन देख। 1.5 साल पहले की बात है, लास्ट टू लास्ट दिवाली की बात है भाई। ये वही शहर है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, ऑन्टेरियो में जो शहर है, लोग समझ जाएंगे जब वीडियो देखेंगे। तो ये शहर में भाई सिटी होती है, सिटी की बाय लॉज होते हैं। सिटी कहती है, मल्टी कल्चरल सिटी है, कहते हैं कि 10:30 बजे पटाखे मत फोड़ना, बंद कर देना यार, खत्म। क्योंकि और लोग भी हैं, उनकी दिवाली थोड़ी है यार। ये भाई सुबह 4 बजे तक पटाखे फोड़े। और जैसे इंडिया में क्या है, रोड पे पटाखे फोड़े, गंद पड़ा हुआ है, जमादार आएगा आके ले जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता भाई। तेरा त्योहार है, तूने गंद मचाया, कम्युनिटी साफ करेगी, या तो खुद क्लीनर्स बुलाओ, पैसे इकट्ठे करो और उनको दो, वो करेंगे। अगर तुम्हें शर्म आती है तो। हमारे लोगों को शर्म भी तो बहुत आती है ना, कि ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। 3 दिन तक जहाँ पे इनको जो स्पेस अलॉट हुआ था उसकी, और अब तू देख, इसमें दिवाली का नाम बदनाम हुआ। 3 दिन तक कैनेडियन इंटरनेट पे जो इंडियन कम्युनिटी का मजाक बना है, फिर कुछ शर्म करके लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सफाई करी 3 दिन तक। तब तक डैमेज हो चुका था। अगर ये 10:30 बजे पटाखे फोड़ने बंद कर देते, अगले दिन ही क्लीनिंग कर देते, तो सोच कितना डिफरेंस आ जाता। कि दिस इज द इंडियन कम्युनिटी, सी दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर, एंड दिस इज हाउ दे क्लीन अप एवरीथिंग आफ्टरवर्ड्स। एक और छोटा एग्जाम्पल देता हूँ मैं तेरे को स्टेरियोटाइप का। जिम जाते हैं, जिम में एटिकेट है, अगर तू, तेरे को पसीना आ रहा है, सबको आएगा, बेंच पे लेटा है, बेंच को गीले पसीने से छोड़ के चले गए, सफाई नहीं करते, ठीक है। डंबल री रैक नहीं करेंगे, वजन री रैक नहीं करेंगे, ठीक है। गाड़ी अभी नहीं चलानी आती है, चोरी का लाइसेंस ले लिया कहीं से पैसे देके, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो गया सड़क पे, क्योंकि तेरे को यही नहीं पता कि लेफ्ट हैंड ड्राइव कंट्री है, तूने सारी जिंदगी राइट हैंड में चलाई है, तेरे से गलती हो सकती है, गलत लेन में गाड़ी जा सकती है। डोंट डू दिस। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो दीज आर द स्टीरियोटाइप्स दैट वी सफर फ्रॉम थ्रू आउट नॉर्थ अमेरिका। पीपल लव आवर कल्चर यार। तो कुछ स्टूडेंट्स देखा देखी में भी और कुछ एक बेटर लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटीज के लिए देश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन इन जनरल इंडिया की इमेज को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो पहुंचा है इलीगल इमिग्रेशन से, जिस प्रोसेस को डंकी भी कहा जाता है। बेसिकली डंकी का मतलब है इलीगली कंट्रीज के बॉर्डर क्रॉस करके किसी डेवलप्ड इकोनॉमी में इलीगली एंटर करना। इस पूरे प्रोसेस की डिटेल्ड बात हमने इस वीडियो में की है। ये इलीगल इमिग्रेशन इंटरनेशनल स्टेजेस पे इंडिया की इमेज को बहुत बुरी तरीके से डिग्रेड कर रहा है, और इस बात का पता आपको तब चलेगा जब आप किसी यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया जैसी किसी डेवलप्ड इकोनॉमी में एक टूरिस्ट वीजा के लिए भी अप्लाई करोगे। अब आप तो उन कंट्रीज में लीगली जाने का ट्राई कर रहे हो, बट होगा क्या कि वो आपको एक पोटेंशियल इमिग्रेंट की तरह देखेंगे और चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे पैसेंजर परमवीर जब सेंट्रल अमेरिकन कंट्री नाइकारागुआ एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तो नाइकारागुआ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने उनका इंडियन पासपोर्ट देखकर उनकी एंट्री बैन कर दी, क्योंकि वो उन्हें एक इलीगल इमिग्रेंट समझ बैठे इंडियन पासपोर्ट को देखकर, जबकि यूरोपियंस और कैनेडियंस को एक स्मूथ एंट्री एक्सेस दे दिया गया बिना किसी हेरासमेंट और वीजा फीस के। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इलीगली इंडियंस का दूसरे देशों में जाना और असाइलम सीक करना। अकेले 2023 में करीबन 1 लाख इंडियंस ने यूएस में इलीगली एंटर करने की कोशिश की थी, और 2022 में ये नंबर था सिर्फ 65,000। हर साल ये नंबर एक बड़े स्केल पे इंक्रीज हो रहा है, और यही रीजन है कि इंडियंस को लो इकोनॉमीज में भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। इलीगल इमिग्रेशन को सोशल मीडिया पर काफी जस्टिफाई किया जाने लगा है। कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो आज स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने का काम करते हैं। कुछ पैसों के बदले वो लोगों को यूएस और कनाडा जैसे देशों में भेजते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वहां जाने के बाद उन्हें वहां का सिटीजन बना दिया जाएगा या वहां उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। इस ट्रैप में हजारों लाखों लोग हर साल फंस जाते हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। इन लोगों की अनटोल्ड स्टोरीज कुछ ऐसी हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसका मामा गया था, उसकी अभी उसके फादर की डेथ हुई थी, उसके जाने के 1 साल बाद। उसको अभी 14 साल हो चुके हैं। अभी उसने फाइल लगाई, शायद अगले साल शायद हो, अभी उसका कंफर्म नहीं है कि हो जाएगा वो। उसके जाते ही 1 साल बाद उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। अभी लास्ट ईयर उसकी मदर एक्सपायर हो गई।
15 साल, वो 18 साल का था तब गया था। अभी देख लो 32 के आसपास है। उसके मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। वो वापिस लाइक ऐसे कि यार लास्ट में एक बार चले जाए, जो भी होता रिचुअल्स अपने कि उन पे चले जाए एक बार, वो आ ही नहीं सकता। तो ऐसे ही अर्निंग का वो करेगा क्या कि ना उसके पापा से मिल पाया वो, ना माँ से मिल पाया। शादी उसकी हुई नहीं है अब तक। कोई ये नहीं कि कहाँ पे रहेगा, कि इंडिया ही जाना है या फिर यहीं पे रहना है। कोई फ्यूचर का कुछ नहीं पता। 18 साल का था, मिस गाइड कर दिया कि डंकी रूट से आप चले जाओ, ठीक रहेगा, पैसे कमा लोगे, आ जाओगे, कुछ नहीं है, जल्दी ग्रीन कार्ड हो जाएगा। लेकिन 15 साल, लाइक जब वो टीनेज से निकला तब से लेके 32-33 साल तक सीधा उसका सारा ये एज फ्रेम था, वो सारा का सारा इसी में गया। मैक्सिमम इशू यही होता है कि इंडिया से जो भी बंदा है वो 12th पास करने के बाद तभी सोचता है बाहर जाने की, क्योंकि 80-90% वही होते हैं जो 12th पास करके आए हैं। उस टाइम पे गाइडेंस अपने इंडिया में बिल्कुल जीरो है एजेंट से। उनको बस ये है, कॉलेज से उनका डायरेक्ट कमीशन होता है। आप अगर एडमिशन कराओगे पर पर्सन आपको मिलेगा $50-100 आपको सिर्फ अप्लाई करवाने का। फीस में से अलग कमीशन रहता है। उनको कोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही बंदे के एक बार 10th की मार्कशीट देखे, 12th की देखे, कौन सी स्ट्रीम थी, कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, मार्क्स कैसे आए थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको अपने पैसे बनाने होते हैं। देन यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एजेंट को ये रहता है कि आपका कॉलेज चेंज करवा देते हैं, आपका आसान कोर्स दिलवा देते हैं, आप सिर्फ काम करते रहना, एग्जाम होंगे वो चैट जीपीटी से आप पास कर लेना, आसान कोर्स दिलवा देते हैं, आप कॉलेज चेंज करा लो अपना। एजेंट यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं। बंदा फिर काम करता रहता है मिनिमम वेज पे, एंड वर्क पे भी मिनिमम वेज पे बंदे ने काम कर लिया। देन यहाँ पे पीआर हो भी गया, बंदे के पास कुछ भी नहीं होता। हरियाणा पंजाब में ये जो कल्चर है कनाडा यूएस जाने का, मतलब किसी भी तरह से फॉरेन कंट्रीज में जाने का, वो ज़मीन बेच दें या कुछ भी कर दें, बहुत सारे लोग डायरेक्शनलेस भी हैं यहाँ, जिन्हें पता ही नहीं बाहर जाके करना क्या है और बस वो देखा देखी में आ गए। ऐसे लोगों को जानते हो आप? सारे बंदे ही ऐसे हैं, क्योंकि लगभग 10% बच्चे ही ऐसे आते हैं कि मेरे को ये स्पेसिफिक कोर्स करना है। 90% ये बोलते हैं सामने जो फाइल लगा रहा होता है उसको कि कोई भी कोर्स दिलवा दे, मेरे को कनाडा भेज दे बस। उनका सिर्फ ये रहता है, क्योंकि उनको ये है एक बार स्टडी कंप्लीट की, फिर वर्क परमिट पे आ गए, 3 साल फिर की, फिर पीआर हो जाएंगे। तो उनका बस ये रहता है, उनका कुछ नहीं रहता कि आपको किस लाइन में जाना, किस फील्ड में जाना है। और डायरेक्शन ना इंडिया में मिल पाती है, इंडिया में नहीं मिली, चलो कोई नहीं, यहाँ पे आके आप ठीक कर लो उसको। यहाँ पे और भी ज्यादा खराब माहौल है एजेंट का। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आते ही आपको एजेंट सजेस्ट करेंगे कि आप यूएस चले जाओ, डोंकी लगा दो। तो 4 महीने बाद आपको फीस भरनी है $10,000, जो आप अर्न कर नहीं सकते 4 महीने में। एंड देन फेल हो गए तो और दिक्कत होगी। आप यूएस चले गए एक बार ना, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी लाइफ टाइम, सिर्फ पैसे कमाना। और बच्चे आते हैं यहाँ पे 12th के बाद सारे, तो लाइक 18-19-20 साल के बच्चे सारे, उनको एक और झूठ बोला जाता है कि आप 21 साल से कम हो तो आप एडॉप्शन का केस लग सकता है। हम यूएस में ऐसे जानते हैं बंदों को, सिटीजन है, कपल है, उनके साथ आपका जैसे एडॉप्शन का केस चलवा देंगे, आप 6 महीने में वहां पे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा आपको। पर वो ये नहीं बताते हैं कि जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं होगा आप उस कंट्री को नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे मैं आपको एवरेज टाइम बता रहा हूँ, 15 साल में होता है ग्रीन कार्ड। एजेंट मिसगाइड करते हैं कि सिर्फ 6 महीने में आप ग्रीन कार्ड हो जाओगे, एडॉप्शन का केस लग सकता है, आप 21 साल से कम एज के हो, आपका हो जाएगा केस अप्रूव। जब भी हम इंडियंस को हाइजीन या बाकी चीज़ों के लिए कोई पॉइंट आउट करता है तो हम बहुत डिल्यूजनल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि फॉरेनर सिर्फ बेसलेसली हमें हेट करते हैं, लेकिन ये स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करने में इंडियंस का एक बहुत बड़ा हाथ है। और जितनी जल्दी हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे उतना हमारे लिए और हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए चीज़ें बेटर होंगी। सो पीपल आर चिल, गोरा आदमी चिल है, लेकिन अगर तू बिल्कुल ही खराब हरकत कर रहा है और फिर तेरे को कह रहा है कि रेसिस्ट है, और वो तेरे को बोलते हैं यू इंडियन, यू आर डूइंग दिस, तू देख तो तूने करा क्या है पहले, वो क्यों बोलेगा तेरे को? अगर यहाँ पे भाई कूड़ा फेंकने के लिए अलग अलग बिन है,
ठीक है, ब्लू में रिसाइकल जाता है, ग्रीन के अंदर तेरा यार्ड वेस्ट जाता है और तेरा काले के अंदर तेरा घर का वेट वेस्ट जाता है जो तेरा डस्टबिन में हम डालते हैं। हमारे वहाँ क्या है, एक ही में डाला, सब कुछ फेल दिया। कई बार तो डाला भी नहीं। हाँ, कई बार तो डाला भी नहीं। ठीक है, जमादार आके ले जा रहे हैं, काम वाली निकाल देती है, यहाँ तेरे को वो खुद करना पड़ेगा और एक ही बिन के अंदर डाल के भेज दे रहे हैं सब कुछ। फिर कह रहे हैं कि भाई जो गार्बेज मैन है वो बोलता है आप इंडियंस हो। these are the small things how you earn stereotypes that will spoil everything for the entire community. This is the challenge that we are dealing with. कल को जो नई जनरेशन आएगी वो और स्ट्रगल्स फेस करेगी अगर इसी तरह से ये रैकअप होता रहा। एब्सोल्युटली। अब तू देखना, मेरी बेटी कनेडियन है, ठीक है, वो उतनी ही इंडियन है जितना उसका स्किन कलर है। ठीक है, वो यहाँ पे पली बड़ी हुई, मैं उसको हिंदी घर पे सिखाऊंगा, वो बाहर इंग्लिश बोलेगी, बाहर फ्रेंच बोलेगी, वो इस कंट्री की है, बट है तो वो इंडियन ही ना। एट द एंड ऑफ द डे उसकी स्किन तो ब्राउन ही है ना, चाहे वो यहीं पली बड़ी हो। लेकिन अगर किसी गोरा, कोई रेसिस्ट गोरा, उसके दिमाग में गलत स्टीरियोटाइप है हमारा। अब वो कल को मेरी बेटी कुछ करता है, वो तो उसको यही बोलेगा यू इंडियन। उसको थोड़ी पता है वो तो इंडियन सिर्फ कलर से, एथनिसिटी है, वो तो बॉर्न एंड रेज्ड कैनेडियन है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है यहाँ, बहुत बच्चों के साथ होता है यहाँ पे इमिग्रेशन के चलते इन्होंने कार्टेल सिस्टम्स फॉर्म कर लिए हैं बड़े बड़े बिग बॉक्स स्टोर्स में, वॉलमार्ट्स में, सोबीज में, कि भाई एक मैनेजर हिंदुस्तानी लग गया तो वो कहेगा कि भाई मैं तेरे को हायर करा दूंगा, अपनी सैलरी में से इतना कट मेरे को दे दियो, तो वो पूरा कार्टेल बन जाता है। अब वो जॉब्स टेक्निकली किसकी हैं? वो समर ऑफ्स में टीनेजर्स की जॉब्स हैं, जो तेरी मेरी उम्र के लौंडे कर रहे हैं यहाँ पे, जो इंडिया में प्लेट ना साफ करें और यहाँ पे कॉफी बनाएंगे दिन रात। ये तो मतलब काफी लोगों से अपॉर्चुनिटीज भी छीनना हुआ, मतलब भाई अपॉर्चुनिटीज वही तो हुआ। सबसे बड़ी बात तो लिबरल सरकार ने यहाँ की बहुत सारे इमिग्रेंट्स को बुला लिया। आज से 10-12 साल पहले अगर साल के 50,000 इमिग्रेंट आते होंगे, इस साल 10 लाख इमिग्रेंट आए। इंडियन के खिलाफ हेट और स्टीरियोटाइप्स हमारी लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से भी है, बट इसका एक और रीजन है जिसे जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। इंडियन ओरिजिन के 200 से भी ज्यादा लोग 15 देशों में टॉप पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट और एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होल्ड करते हैं। अमेरिका में अप्रॉक्स 44 लाख इंडियंस रहते हैं। वहीं यूएई, मलेशिया, कनाडा, यूके, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस जैसे देशों में इंडियंस का ही सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियंस सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप्ड लोगों में से एक हैं। अब ये बात सच है, स्टीरियोटाइप्स आर अर्न्ड, लेकिन जिस तरीके की हेट और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इंडियंस के खिलाफ है वो नॉर्मल नहीं है। कभी कभी फील होता है कि ये हेट और ये स्टीरियोटाइप्स लोगों के अंदर फीड किए गए हैं, और यही बात सच है। और ऐसा करा गया हमारी रियल हिस्ट्री और आइडेंटिटी को हाईजैक करके। हमारी हिस्ट्री और हेरिटेज को मिटा दिया गया और उस सेल्फ क्रिएटेड हिस्ट्री के वर्जन में इंडियंस को एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ छोड़ दिया गया। ये एक पूरी अलग स्टोरी है। स्पेनिश अमेरिकन फिलोसोफर जॉर्ज सेंटियाना का एक कोट है, Those who do not learn history are doomed to repeat it। हिस्ट्री हर किसी के लिए बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट था और ऑलमोस्ट सबको उससे नफरत हुआ करती थी। लेकिन बड़े होते होते एक चीज सबको रियलाइज हुई कि हिस्ट्री किसी भी देश की सिविलाइजेशन की एक पहचान होती है। लेकिन सोचो, अगर जो हिस्ट्री हम पढ़ते आए हैं वो ही सच ना हो, अगर हमें असली कहानी के बदले एक बदली हुई कहानी सुनाई गई हो। और ये सिर्फ एक बुकिश प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी हिस्ट्री नहीं जानते तो हम अपनी रूट से कट जाते हैं। हम अपने असली हीरोज के कंट्रीब्यूशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपनी ही आइडेंटिटी को इंफीरियर और कमजोर समझना शुरू कर देते हैं। ये चीज एक साइकिल को जन्म दे देती है, जिसमें एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को वही अधूरा या गलत ज्ञान पास ऑन करती है। 1817 में जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश हिस्टोरियन ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की 3 वॉल्यूम्स में किताब लिखी थी। इस किताब को लिखने में जेम्स मिल ने करीबन 12 साल का समय लगाया था, लेकिन इंडियन हिस्ट्री लिखने के लिए उन्होंने इन 12 सालों में एक बार भी इंडिया विजिट नहीं किया। 1802 में जेम्स मिल स्कॉटलैंड से लंदन आया था एक बड़ा राइटर बनने के लिए। उसने जर्नलिज्म में अपना हाथ अपनाया, उसको वहां अपनी पहली नौकरी मिली, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चली। तो अब जेम्स की इनकम का सोर्स सिर्फ कुछ फ्रीलांस का काम करना था, जिसमें वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखता था। फिर 1808 में जेम्स मिल ने यूके के 2 काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती की, जिसमें एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेविड रिकार्डो और दूसरे ज्यूरिस्ट जेरेमी बेंथम थे। अब जेम्स मिल ने बिना भारत आए जो भारत की हिस्ट्री लिखी थी, उसमें उन्होंने हिंदूज को सैवेजेस, बैकवर्ड, मॉरली डिग्रेडेड, इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, प्रिमिटिव और अनसिविलाइज्ड कहा था। उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपियंस ही इंडियंस को सिविलाइज और मॉडर्नाइज कर सकते हैं। जेम्स मिल ने मेंशन किया था कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट हायरार्की, कास्ट एंड ऑपरेशन। उनका मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदूज ने अपनी हिस्ट्री लिखी या नहीं लिखी, बल्कि ये अच्छी बात है कि उसका कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दुनिया उनके गवारपन से बच गई। ये जेम्स मिल के शब्द थे। उनका एजेंडा यहाँ पर साफ था, हिंदूज को मजबूर कर देना ताकि वो अपनी सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस पर और उनकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करने लगे। अब इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, जेम्स मिल ने उसे ये कहकर किया कि
वो हिंदूज को सिविलाइज करने आए हैं। अब जेम्स मिल की हिस्ट्री का जो ये वर्जन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ पूरी तरीके से अलाइन कर गया, जो था भारत में ब्रिटिश रूल को कंसोलिडेट करना और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एक इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन देना। 1817 में इंडिया की हिस्ट्री का ये वर्जन पब्लिश किया गया और उसके 2 साल बाद ही जेम्स मिल को ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी दे दी गई और कुछ ही सालों में वो कंपनी के चीफ एग्जामिनर ऑफ इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंस बन गए। अब ब्रिटिश रूल की इंडियन ट्रेड, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज को ड्राफ्ट और रिव्यू करने में जेम्स मिल की एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हर एक ऑफिशियल के लिए ये हिस्ट्री पढ़ना मैंडेटरी हुआ करता था, यानी कि उनके दिमाग में पहले से ही इंडिया और हिंदूज को लेकर काफी सारे नेगेटिव थॉट्स हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स ने इन वॉल्यूम्स को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के करिकुलम का भी एक पार्ट बना दिया था। तो अब इंडिया की एक्चुअल हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया और एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री को प्रोपेगेंडा के थ्रू फैलाया गया, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल, जिसे बड़े बड़े ब्रिटिश और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी हिस्सा बनाया गया, जहां इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को भी पढ़ने के लिए भेजा जाता था और फिर इंडियंस की एक ऐसी जनरेशन को तैयार किया गया जो रियलिटी से कोसों दूर थी। फिर उन्हीं लोगों को पॉलिटिक्स, सिविल सर्विसेज, पुलिस, जुडिशियरी और मिलिट्री में भेजा गया। यूरोपियंस और स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस ने एक फील्ड ऑफ स्टडी किया जिसे ओरिएंटलिज्म कहा जाता था। इस फील्ड में यूरोपियन स्कॉलर्स एशियन नेशंस को स्टडी करते थे, जिसमें वो पेंटिंग, लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री और गवर्नेंस जैसी चीजों को एग्जामिन किया करते थे। और इस फील्ड ऑफ स्टडी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ईस्टर्न नेशंस को स्टडी करना नहीं था, बल्कि इंडिया जैसे नेशंस की इमेज को डिग्रेड करना था, उनकी एक ऐसी इमेज क्रिएट करना जिसमें यूरोपियंस को सुपीरियर दिखाया जा सके और इंडियंस और दूसरे एशियन नेशंस को इंफीरियर। उन्होंने पेंटिंग्स और आर्ट के थ्रू इंडियन नेशन को मिस रिप्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने इंडियन सोसाइटी और हेरिटेज को एक बहुत ही डिस्गस्टिंग, अनक्लीन और अनसिविलाइज्ड वे में दिखाया। ये लाहौर के एक ओपन एयर रेस्टोरेंट की पेंटिंग है जिसे एक अमेरिकन ओरिएंटलिस्ट एडविन लॉर्ड वीक्स ने बनाया था। इस पेंटिंग में इंडियन मार्केट को एक बहुत ही अनहाइजीनिक और अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिखाया गया है। ब्रिटिशर्स हमेशा इंडियंस को हाफ नेकेड, अनक्लीन, डिस्गस्टिंग, प्रिमिटिव लोगों की तरह पोर्ट्रे किया करते थे। इंडियंस को व्हाइट मैन्स बर्डन करके बुलाया जाने लगा, यानी कि अंग्रेजों का बोझ। यूरोपियंस का मानना था कि ये उनकी ड्यूटी है कि हर कॉलोनाइज नेशन को जाके वो सिविलाइज करें और एजुकेट करें, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल उल्टा थी। ब्रिटिशर्स भारत की वेल्थ को लगातार लूट रहे थे, तो वो हमारे ऊपर एक बोझ थे। वो हमारी सिविलाइजेशंस और जनरेशंस को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे। ब्रिटिशर्स ने पुरी में होने वाली जगन्नाथ यात्रा के बारे में कहा था कि ये एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स है जिसमें हजारों लोग कुचले जाते हैं और जो भी इनके सामने आता है वो मारा जाता है। और उन्होंने जगन्नाथ जी की मूर्ति को लेकर भी कुछ बहुत ही खराब टर्म्स का यूज किया था। लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाने के लिए एजुकेशन सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर दिया गया। पहले तो हमारे एम्पायर्स की हिस्ट्री को इरेज किया गया और जो अपने एंसेस्टर्स की अचीवमेंट और लेगेसी के डिफेंडर्स थे उन्हें भी ब्रिटिशर्स ने साइडलाइन कर दिया। 2007 में पब्लिश हुई अपनी बुक वॉर ऑफ सिविलाइजेशन में हिस्टोरियन अमरीश मिश्रा ने लिखा था कि 1857 के बाद एक ऐसा हॉलोकॉस्ट भी हुआ था जिसमें करोड़ों इंडियंस गायब हो गए थे और ब्रिटिशर्स की नजरों में ये हॉलोकॉस्ट जरूरी था, क्योंकि जीतने के लिए उन्हें छोटे शहर और छोटे टाउन्स में रहने वाली पॉपुलेशन को कम करना था। लेकिन इन मारे गए लोगों का नंबर कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। अल जजीरा ने कॉलोनियल पीरियड का इंडियन सेंसस डेटा यूज करके एस्टिमेट किया कि 1891 से 1920 तक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी और ब्रूटैलिटी में 50 मिलियन इंडियंस मारे गए थे, यानी 5 करोड़ लोग, और 1881 से 1920 तक करीबन 10 करोड़ इंडियंस। इस दौरान करोड़ों इंडियंस को मारा गया, उनका कल्चर और उनकी हेरिटेज उनसे छीन ली गई और उन्हें एक इंफीरियर फीलिंग के साथ छोड़ दिया गया। 1984 में एक फॉर्मर एजेंट और प्रोपेगेंडिस्ट यूरी बेज़मेनोव ने वेस्टर्न मीडिया को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये 4 स्टेप्स हैं जिससे किसी भी नेशन को सबवर्ट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे एक नेशन के लोगों को एक्चुअल आइडेंटिटी भुलाकर एक दूसरी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया जा सकता है। Ideological subversion is such an extent that despite of the abundance of information, in the interests of defending themselves, their families, their community and their country, it's a great brainwashing process which goes very slow and it's divided in 4 basic stages. तो इन 4 स्टेप्स में पहला स्टेप था डीमोरलाइजेशन। Basically accepted religious dogma is being slowly eroded and taken away from the supreme purpose of religion, to keep people in touch with the supreme being. That serves the purpose. ये पूरा प्रोसेस करीबन 15 से 20 सालों तक चलता है। Demoralization, it takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. जिसमें पूरी जनरेशन को एजुकेट किया जाता है ताकि वो एक्चुअल रियलिटी के बदले एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड रियलिटी पर बिलीव करना शुरू कर दे और एनिमिनेशन में एक ऐसी जनता तैयार हो जाए जो सबवर्टर की आइडियोलॉजी को फॉलो करे। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए एनिमी स्टेट की मीडिया, एजुकेशन सिस्टम, कल्चर और पॉलिटिक्स में इन्फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। Educate one generation of students in the country of your enemy exposed to the ideology of
the enemy. The next stage is destabilization. दूसरा है डिस्टेबलाइजेशन, जहां टारगेट स्टेट में सोसाइटी में पहले से ही जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको एक्सप्लॉइट किया जाए. And it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation. The next stage, of course, is crisis. इस स्टेट में एनिमी नेशन में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन पैदा करनी होती है, भले ही वो रॉयट्स हो, इकोनॉमिक कोलैप्स हो या कोई दूसरी टेक्निक, मतलब देश के लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करना. अब फाइनल स्टेज है नॉर्मलाइजेशन, खुद पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा करके फिर देश में ऐसी पॉलिसीज और लॉज को इंट्रोड्यूस कर देना जो एनिमी स्टेट पर सबवर्टर का इन्फ्लुएंस मजबूत कर दे और पॉपुलेशन को लगने लगे कि हाँ अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है. इन 4 स्टेजेस की हेल्प से एक पूरी सिविलाइजेशन को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है और इसमें सबसे बड़ा रोल है फर्स्ट स्टेज का, जो है डीमोरलाइजेशन, जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ बहुत स्मार्टली की, हमारे पूरी हिस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक करके. आज की इस वीडियो में इतना ही. मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मिलेंगे अगले वीडियो में. गुड बाय.